बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का लास्ट टॉपिक है। हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, ये वो इमेज है जिसके ज़रिए हम पूरा का पूरा फ्लेम ट्रांसलोकेशन और उसका मैकेनिज्म समझेंगे। अच्छा देखें, जिस तरह से आपने जाइलम की एक कंप्लीट डिटेल पढ़ ली है, तो जब हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि जाइलम हमारे पास एक किस्म का क्या है, टिश्यू है। और आप सब लोगों को पता है कि टिश्यू किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। तो जाइलम के अंदर हमने कितने सेल पढ़े थे, याद है आप में से किसी को? दो पढ़े थे। एक का नाम था वेसल एलिमेंट, दूसरे का नाम था ट्रैकिड एलिमेंट्स। ये दोनों सेल थे जाइलम के। अब इसी तरह से अब हम पढ़ रहे हैं फूड के बारे में, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जाइलम का काम नहीं है, हालांकि जाइलम भी सपोर्ट करता है इस काम के अंदर, आप लोग खुद देखना, लेकिन जो मेनली काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो होगा फ्लोएम के जरिए। अब जिस तरह से जाइलम आप लोगों का टिश्यू है, इसी तरह से फ्लोएम भी हमारे पास एक किस्म का क्या है, टिश्यू है। तो जाहिर सी बात है फ्लोएम भी किसी ना किसी सेलों का बना हुआ होगा। तो फ्लोएम बना हुआ है दो किस्मों के सेलों का। एक को कहा जाता है कंपेनियन सेल्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कंपेनियन सेल। और ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये पूरा का पूरा कंपेनियन सेल है, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर सेल होता है उसे कहा जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये वैसे एक ट्यूब है, ये छोटे छोटे सेलों की बनी हुई है। इन सेलों को क्या कहा जाता है, सीव ट्यूब एलिमेंट। जिस तरह से ये एक पूरा सेल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, और ये इस तरह से पांचवा, ये सारे सेल मिलके एक ट्यूब बनाते हैं, जिसे फ्लेम ट्यूब कहा जाता है, जिसके अंदर फ्लेम की ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ आ गई कि फ्लेम एक टिश्यू है और दो किस्मों के सेलों का बना हुआ है। एक को कहा जाता है कंपेनियन सेल और दूसरे को कहा जाता है सीव ट्यूब एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, अब कुछ और टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताओ कि प्लांट के अंदर वो कौन सी जगह है जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है, जहां पे ग्लूकोज बनता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप सबका जवाब होगा कि सर वो लीफ है, वो पत्ता है। पत्ते के अंदर जो मेसोफिल सेल है वहां पे जो है हमारा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो प्लांट के अंदर वो जगह जहां पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है सोर्स। याद रहेगा आपको कि प्लांट के अंदर वो जगह जहां पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज बनता है, उस जगह को कहा जाता है सोर्स, और वो होते हैं लीफ, ठीक है। लीफ या फिर लीफ के सेल। अब जब ग्लूकोज प्लांट के पत्तों के अंदर बन जाता है तो वो सिर्फ पत्तों में तो नहीं रहता, वो तो प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाता है। फिर रूट्स में भी जाता है, दूसरे ग्रोइंग रीजन्स के अंदर भी जाता है। जहां जहां वो ग्लूकोज जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, उसको कहा जाता है सिंक, जो कि मोस्टली हमारे पास रूट रीजन होता है, ठीक है, या फिर दूसरे जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं। तो सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। सोर्स वो जगह होती है जहां पे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो पत्ते होते हैं, पत्तों के सेल होते हैं। और सिंक वो जगह होती है जहां पे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर वो आपका रूट रीजन भी हो सकता है, या फिर प्लांट की बॉडी का कोई भी ग्रोइंग रीजन हो सकता है जहां पे हम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं, वो कहलाता है सिंक। अब सोर्स से सिंक तक जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसे कहा जाता है सोर्स सिंक मूवमेंट। थ्योरी में लिखा हुआ, मैं सारी थ्योरी समझा दूंगा, अभी समझो मैं कह क्या रहा हूं। अब आप क्या करोगे, सोर्स से ग्लूकोज को निकालोगे, निकालने के बाद आप उसको सिंक में लेके आओगे, यानी ग्रोइंग रीजन्स पे, रूट वाले रीजन्स पे। ये कहलाता है सोर्स टू सिंक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। सोर्स से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होके प्लांट के ग्रोइंग रीजन में जाना, रूट रीजन में जाना, ये कहलाता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब एक और चीज भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास मीजोफिल सेल है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया जा रहा है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये मीजोफिल सेल है जहाँ पे ग्लूकोज बनता है, पत्तों के अंदर पाया जाता है। अब जैसे ग्लूकोज बनता है तो हम उसे ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में करते हैं? सक्रोज की फॉर्म में। अब आप सब लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, दो सवाल आ रहे होंगे कि सर
एक तो ये सक्रोज क्या है, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो। दूसरा आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर ग्लूकोज की फॉर्म में भी तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं कि हम नहीं करते। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखें, जैसे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज है एक मोनोसेक्राइड, ठीक है। ये ग्लूकोज जाके एक दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ कंबाइन हो जाता है जिसका नाम है फ्रक्टोज। जिस तरह से ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, इसी तरह से फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, लेकिन दोनों के अंदर स्ट्रक्चर का फर्क होता है। बहरहाल, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो तब जाके आपका एक डायसेक्राइड बनता है, और उस डायसेक्राइड का नाम क्या है? सक्रोज। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि सक्रोज डायसेक्राइड है, और बनता कैसे है। एक सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया। अब दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि सर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा, सक्रोज किया जा रहा है? इसके ढेर सारे रीजन है। खैर, आपकी बुक में तो एक भी नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप YouTube पे गूगल पे जाएंगे तो ढेर सारे रीजन है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है, सक्रोज की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा इजी होती है एज कंपेयर टू द ग्लूकोज। पहली बात ये आपने याद रखनी है। सक्रोज की जो विस्कोसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज की जो विस्कोसिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, तो वो ट्रांसपोर्ट इतनी आसानी से नहीं होता। रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन ये है कि सक्रोज के एक मोल से हम ज्यादा एनर्जी ले सकते हैं एज कंपेयर टू द ग्लूकोज। तो ज्यादा एनर्जी लेने के लिए भी हम ग्लूकोज को सक्रोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया दूसरा रीजन। ये भले आप अपने नोट्सों कॉपी में नोट कर लेना। तीसरा रीजन ये है कि जो सक्रोज है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि सक्रोज अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये कहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हम चाहते हैं कि जब तक ग्लूकोज अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता, शुगर अपने टारगेट तक नहीं पहुंचती, वो एरोबिक रेस्पिरेशन ना करे। और ऐसा तो ग्लूकोज की मौजूदगी में हो नहीं सकता, तो लिहाजा हम इसको सक्रोज के अंदर क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन ना कर सके, अच्छे तरीके से अपनी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आप अपनी कॉपी में, नोट्स में नोट कर लेना। अब आपको यह भी पता चल गया कि हम ग्लूकोज के बजाय सक्रोज को ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं और सक्रोज क्या होता है। आपको कंपेनियन सेल का भी बता दिया गया, सीव ट्यूब एलिमेंट का भी बता दिया गया, सोर्स किसे कहा जाता है, सिंक किसे कहा जाता है, सोर्स से लेके सिंक तक की जो मूवमेंट होती है इसे सोर्स सिंक मूवमेंट कहा जाता है, और इस प्रोसेस को फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ पीछे जो बात रह जाती है वो ये रह जाती है कि सर क्या हम इतने बड़े प्लांट के अंदर जिस तरह से पानी को ऊपर लाने के लिए हमने रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ी, हमने एडेशन, कोएशन, टेंशन थ्योरी पढ़ी, ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ा, एसेंट ऑफ शेप, इतने मैकेनिज्म हमने पढ़े, क्या ऐसा होता है कि सक्रोज खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट होता है, या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म है, उसके लिए भी कोई थ्योरी है, उसके लिए भी किसी साइंसदान ने कुछ कहा हुआ है? तो बेटा एक पूरा का पूरा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का मैकेनिज्म है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने जस्ट आप लोगों की क्लियर कर दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। अब मैं स्टार्टिंग की थ्योरी आप लोगों को समझा देता हूं, देन फिर इंशाल्लाह हम मूव करेंगे अपने मैकेनिज्म के ऊपर। ये कहता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज एंड अदर ऑर्गेनिक साल्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब सोर्स का भी आपको पता है, आपको सिंक का भी पता है, थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के जरिए से ये फ्लोएम ट्रांसलोकेशन कहलाता है। देखिए, हमारे लिए कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन होती है वो होती तो फ्लोएम ट्यूब्स के अंदर है, लेकिन वो स्पेशल सेलों की बनी हुई होती है जिन्हें हम सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरे सेल कौन से होते हैं? कंपेनियन सेल। सोर्स सिंक मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप किसी भी एंगल से परेशान ना हो। वो जगह जहाँ पे सक्रोज प्रोड्यूस होता है उसे सोर्स कहा जाता है, और वो मेसोफिल सेल हैं जो कि पत्तों में पाए जाते हैं। वो जगह जहाँ पे सक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे सिंक कहा जाता है, रूट होती है या फिर ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कहता है जो ट्रांसपोर्ट आप करते हो सक्रोज को वो हमेशा सोर्स टू सिंक की होती है, इसलिए हम इसको सोर्स टू सिंक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, बाज औकात ऐसा होता है कि हमें सिंक टू सोर्स जाना पड़ जाता है।
अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? नॉर्मली हम सोर्स टू सिंक आते हैं, यानी कि पत्तों से दूसरे रूट या ग्रोइंग रीजन की तरफ, लेकिन ऐसा भी होता है कि हमें सिंक टू सोर्स जाना पड़ जाता है। ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको सीड की। आपने एक बीज लगाया, इस बीज से क्या होगी, रूट्स निकलेंगी और फिर ऊपर की तरफ पत्ते निकलेंगे। जब पत्ते डायरेक्ट तो पत्ते नहीं निकलते ना, पहले स्टेम निकलती है, दूसरे रीजन्स निकलते हैं, उनको तो ग्लूकोज देना है, उनको तो सक्रोज देना है, तो वो जो सीड के अंदर स्टोर किया हुआ है फिर वो हम क्या करते हैं, अब सीड का जो नीचे वाला ग्रोइंग रीजन से वो तो रूट है, तो हम रूट से कहां पे जा रहे हैं, सोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि सोर्स टू सिंक जो मूवमेंट होती है भाई वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। लाजमी नहीं है कि मूवमेंट हमेशा सोर्स टू सिंक को, लाइक इन केस ऑफ सीड, बीज के किस केस में जब हम बीज लगाते हैं तो रूट निकलती हैं, फिर रूट से हम सक्रोज को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं सोर्स की तरफ। जब पत्ते बने और पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चले तब तक ये काम सिंक टू सोर्स होता रहता है। सही है, तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, और फ्लेम ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ और टर्म्स जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा इसी इमेज के जरिए। देखिए ये हमारे पास लीफ के सेल है, मीजोफिल सेल है, यहाँ पे ये ग्लूकोज बना है, इसको हमने सक्रोज के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। मैं मार्कर चेंज कर लूँ ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। कौन सा मार्कर काम करेगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे आई थिंक येलो करेगा। ओके, देखें, हाँ येलो कर रहा है। ओके भाई, ये हमारे पास सक्रोज के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ठीक, और यहाँ पे भी सक्रोज के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अच्छा, बनते कहाँ पे हैं, सिर्फ मीजोफिल सेल के अंदर। अब हमने क्या किया, इन मीजोफिल सेल से उठा के सक्रोज को ट्रांसफर कर दिया कंपेनियन सेल के अंदर। आप सारे देख भी रहे हैं, एरो भी लगे हुए हैं, सारी चीजें वाज़ा तौर पे यहाँ पे समझने के लिए अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, सक्रोज को उठा के कंपेनियन सेल में डाल दिया। भाई ये देखो सारा का सारा सक्रोज कंपेनियन सेल में आ गया। अब कंपेनियन सेल से ये सक्रोज निकाल के हम डालेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर, ठीक है, सीव ट्यूब एलिमेंट के पहले सेल के अंदर डालेंगे। तो ये काम मुफ्त में नहीं हो रहा, इस काम के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट जो हो रही है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रही है। आप खुद देखें, यहाँ पे सक्रोज की अमाउंट कम है, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है बनिस्बत इसके। तो जब भी हम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाते हैं तो आपको पता है कि इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहा जाता है, सबको पता है कि इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, और इसके लिए हमें क्या खर्च करनी पड़ती है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जब हम मीजोफिल सेल से सक्रोज को निकाल के पहले कंपेनियन सेल में डालते हैं तो इस वक्त भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर कंपेनियन सेल से निकाल के सीव ट्यूब एलिमेंट में डालते हैं, इस वक्त भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च होती है। अच्छा, अब जब आपने सक्रोज को कंपेनियन सेल में डाला और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट में डाला, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम लोडिंग। आपने फ्लोएम को लोड कर दिया, अब आपके फ्लोएम के अंदर सक्रोज आ गया, ये फ्लोएम लोडिंग कहलाता है। अब आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सक्रोज यहाँ से नीचे लेके आएंगे। लेने के बाद जो सिंक है वहां पे आप सक्रोज दोबारा निकाल के आप सिंक में डाल देंगे। फिर वो रूट भी हो सकता है, दूसरा ग्रोइंग रीजन, इसको क्या कहा जाएगा, फ्लोएम लोडिंग या फ्लोएम अनलोडिंग। दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम अनलोडिंग। समझ आ गया आप लोगों को? तो पहले हम करते हैं फ्लोएम लोडिंग, फिर हम करते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम लोडिंग किसे कहा जाता है, फ्लोएम अनलोडिंग किसे कहा जाता है। फ्लोएम लोडिंग कहा जाता है सक्रोज से मीजोफिल सेल से सक्रोज कंपेनियन सेल में डालना, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब एलिमेंट में डालना, सर ये कहलाता है फ्लोएम लोडिंग। और इसको आप आगे लेके जाके फिर ग्रोइंग रीजन में छोड़ दें, सक्रोज को वहीं ट्रांसपोर्ट कर दें, दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और फ्लोएम अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझनी है कि सर ये जो आपने कहा कि फ्लेम लोड होने के बाद हमने इसको भेजा सिंक की तरफ, सिर्फ आप हमें ये बता दें कि इस भेजने के अंदर कोई मैकेनिज्म छुपा हुआ है या बस हमने उसको वहां पे छोड़ा वो खुद नीचे, नहीं, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक पूरी थ्योरी है। ये जस्ट बीच में टर्म आ गई थी लोडिंग अनलोडिंग की, तो तभी मैं दोबारा इमेज की तरफ गया। तो कहता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सक्रोज को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैं मार्कर चेंज करूं, ट्रांसलोकेट करते हैं कंपेनियन सेल में, कहां से, मीजोफिल सेल से। फिर कंपेनियन सेल से सक्रोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आप सीव एलिमेंट में डालते हैं,
ये प्रोसेस फ्लेम लोडिंग कहलाता है। समझ आ गया आप लोगों को। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इसका जो पाथवे वो सिंप्लास्ट भी हो सकता है, एपोप्लास्ट भी हो सकता है। मैं डिटेल लेक्चर दे चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा वरना गुस्सा आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कहता है कि सक्रोज को आपने एक्सपोर्ट कर दिया सोर्स टिश्यू से लेके कहां पे, सिंक पे, इसको फ्लेम अनलोडिंग कहा जाता है। अब आप सब लोगों का एक ही सवाल है कि सर मेहरबानी करके ये जो आपने फ्लेम लोडिंग के बाद जो फ्लेम अनलोडिंग की इसका मैकेनिज्म समझा दें, हमारी जान छोड़ें और इस चैप्टर से हमारी जान छूट जाए। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्लेम ट्रांसलोकेशन, हम पूरा का पूरा फ्लेम का मैकेनिज्म समझते हैं ट्रांसलोकेशन का कि क्या होता है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है, ये जो मैकेनिज्म बताया था, ये जो थ्योरी दी थी, ये अर्न्स्ट मुंच ने दी थी। ये कई बार आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और इसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था फ्लो प्रेशर थ्योरी, या इसे बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है, या फ्लो प्रेशर थ्योरी कहते हैं या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि किसने दी थी, अर्न्स्ट मुंच ने दी थी। ये आपने याद रखना है। मिनटों के अंदर इसको समझते हैं। और ये हमारे पास जो है वो इमेज है दोबारा से, जिसके जरिए हम ये पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक समझेंगे। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इस टॉपिक को समझने से पहले आपसे मैं दोबारा सा थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा वाटर पोटेंशियल के ऊपर और सॉल्यूट पोटेंशियल के ऊपर। देखिए मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि अगर हमारे पास ये बीकर है और इसमें ये पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके, पानी के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल क्या एक जगह पे रुके रहते हैं या मूव करते रहते हैं? तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर ये मूव करते रहते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, इस तरह से, ये फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये इधर आ सकता है। ये जो मूवमेंट हो रही है ना पानी के मॉलिक्यूल की, इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसे कहा जाता है वाटर पोटेंशियल। तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरीके से इसका वाटर पोटेंशियल कम कर दूं। ये जो इतने खुल खुल के मूव कर रहे हैं, इतनी आजादी के साथ मूव कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इसकी ये मैं आजादी खत्म कर दूं। तो मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूंगा, मैं इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दूंगा। मैं जैसे इसके अंदर सोल्यूट ऐड करता जाऊंगा तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब मैंने इसके रास्ते बंद कर रहा हूं, देखो ये सोल्यूट की अमाउंट में क्या करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। तो जिस तरह से मैं सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग क्या देख रहे हो, वाटर पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपने एक बात याद रखनी है हमेशा, जहां पे भी, जिस सेल पे भी सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, याद रखना वो बराबर वाले सेलों से पानी को खींचना स्टार्ट कर देगा। ये स्टेटमेंट मेरी आप याद रखो, जहां पे भी सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है ना, जहां सोल्यूट ज्यादा होता है, वो पानी को पासे वाले सेलों से, बराबर वाले सेलों से, पड़ोसी वाले सेलों से खींचना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। इसे कहा जाता है सोल्यूट पोटेंशियल। जहां पे भी सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा, आपने याद रखना है वहां का वाटर पोटेंशियल कम होगा, और वहां पे साइड वाले सेलों से पानी मूव करके सोल्यूट पोटेंशियल की तरफ, ज्यादा सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। ये बात अपने जहन में बिठा दें, अपने जहन में फिक्स कर लें। अब मैं आपको समझाता हूं ये पूरा का पूरा किस्सा क्या था। देखें, जब आपने सक्रोज को मेसोफिल सेल से निकाल के कंपेनियन सेल में डाला और कंपेनियन सेल से निकाल के आपने इनको सीव ट्यूब में डाला, तो मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं कि सक्रोज एक सोल्यूट है या नहीं है। आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप सब लोगों का आंसर क्या होगा कि यस। ये जितना भी आप लाल कलर का ये सारा देख रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये सारा का सारा बेटा क्या है, ये सारा का सारा सोल्यूट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा। आप सारे मुझे कह सकते हो कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा सोल्यूट पोटेंशियल है। मैं पूछूं कि वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, तो बिना सोचे आप मुझे जवाब दे सकते हैं, सर अभी तो आपने कहा जहां सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल कम है। और मैंने आपको क्या बताया था कि पानी कहां से कहां मूव करेगा, याद है आपको कि पानी हमेशा ज्यादा सोल्यूट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, तो ये एरो आपको बनता हुआ दिखाई आ रहा है, तो ये जाइलम से पानी को खींचना स्टार्ट कर देगा। देखो खींचना इसने स्टार्ट किया या नहीं किया, जाइलम से पानी लेना ये शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है।
तो जैसे ये जाइलम से पानी लेना स्टार्ट करेगा तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा या नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट देखो अच्छा खासा है और यहाँ पे जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत कम है। तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये सक्रोज यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करके ये किसकी तरफ आएगा, सिंक की तरफ आएगा। जैसे सिंक की तरफ आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे सारा सक्रोज ले लेंगे। हम जैसे इससे सक्रोज लेते जाएंगे तो सोल्यूट कम होता जाएगा और क्या बढ़ता जाएगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। जैसे सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा वाटर पोटेंशियल दोबारा से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पानी फिर क्या होगा, जैसे वाटर पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि सक्रोज निकाल के सारा सिंक में फेंक दिया, पानी दोबारा यहाँ से निकल के चुप करके कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। फिर दोबारा से यहाँ पे फ्लेम लोडिंग होगी, यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, पानी यहाँ से जाइलम से फ्लो करके इधर आएगा, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ से सक्रोज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, बल्क फ्लो। बल्क का मतलब होता है बहुत सारी चीजें, इसलिए तो इसको कहा जाता है बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो हम जैसे यहाँ से सक्रोज को धक्का देंगे, ये पानी इधर आएगा तो मिलके इसको धक्का देंगे, ये सिंक की तरफ आएगा। यहाँ पे फ्लोएम अनलोडिंग होगी, जैसे फ्लोएम अनलोडिंग होगी तो सारा सक्रोज ट्रांसपोर्ट करके सिंक में फेंक देंगे। जैसे जैसे सक्रोज निकालते जाएंगे पानी का पोटेंशियल दोबारा से बढ़ता जाएगा, तो पानी यहाँ से मूव करके दोबारा कहाँ चला जाएगा, जाइलम में चला जाएगा और अपना जाके काम करेगा। इस तरह से जाइलम से भी हम क्या कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। जब आप लोगों ने एसेंट ऑफ शेप पढ़ा था तो उसमें आपने कहीं भी फ्लेम का रोल नहीं देखा था, लेकिन अभी आप फ्लेम ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जाइलम का अच्छा खासा क्या है, रोल है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मैं हर लिहाज से आप लोगों को अपने साथ लेके चलता हूं, हर बात में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार इसकी थ्योरी भी मैं आप लोगों को पढ़वा देता हूं ताकि जो बच्चे थ्योरी लिखना चाहें तो मेरी ही कॉपी करके जो लिखा हुआ है ये सारा आप लिख सकते हो। भाई इस थ्योरी के हिसाब से सक्रोज का जो फ्लो होता है सीव एलिमेंट के अंदर वो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, सोर्स और सिंक के अंदर। आप लोगों ने खुद देखा प्रेशर ग्रेडियंट तब प्रोड्यूस होता है जब डिफरेंस होता है सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर, सोर्स और सिंक के अंदर। एक जगह सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होता है तो दूसरी जगह क्या होता है, कम होता है। इन रिजल्ट ऑफ फ्लेम लोडिंग, जब फ्लेम लोडिंग होती है तो सोल्यूट पोटेंशियल सीव एलिमेंट का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो कि पानी को अट्रैक्ट करता है कहां से, जाइलम से, जाइलम वेसल से अट्रैक्ट करता है जहां पे वाटर का पोटेंशियल ज्यादा होता है क्योंकि वहां तो है ही सारा पानी। फिर एंड ऑस्मोसिस होती है, यानी कि पानी सीव एलिमेंट के अंदर आता है, प्रेशर विल प्रोड्यूस, वहां पे प्रेशर होगा विच काज द फ्लो ऑफ सक्रोज टुवर्ड्स द सिंक, जो कि फ्लो को सक्रोज को धक्का देगा, फ्लो करवाएगा सिंक की तरफ। ये कहता है इन रिजल्ट ऑफ फ्लेम अनलोडिंग, जब फ्लेम अनलोडिंग हो जाती है तो सोल्यूट पोटेंशियल सीव एलिमेंट का दोबारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फिर दोबारा से पानी का मॉलिक्यूल सिंक से निकल के जाइलम वेसल में चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये कहता है कि ये जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है इसके लिए सीव प्लेट्स लगी हुई होती हैं सीव एलिमेंट के अंदर। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो ये लगी हुई है, ये सीव प्लेट्स लगी हुई हैं जो कि प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। इस चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ कंटेंट थे, सारे खत्म हुए। हम ट्रांसपोर्ट के अंदर फंसे हुए थे प्लांट के अंदर, वो भी आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह जो हमारे स्टार्ट के रिमेनिंग लेक्चर रहे हुए हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एंड का पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। पूरी फंक्शनल बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, हम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं, एनिमल पढ़ चुके हैं, फार्म फंक्शंस पढ़ चुके हैं, हम बैक्टीरिया वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा सिर्फ को स्टार्ट का जो थोड़े बहुत टॉपिक रहते हैं जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हैं या फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हैं और फंजाई और प्रोटोक्टिस्ट वाला चैप्टर जो रहा हुआ है वो मुझे आप लोगों को जो है कवर करवाना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।